आदाब। मैं संजय काक हूँ और आज समकालीन जनमत के नमस्कार, आदाब। अम, समकालीन जनमत के सभी साथियों को जिंदाबाद। और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने आज ये मौका दिया दस्तावेजी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करने का। इत्तेफाकन आज 25 जून है। और जैसा हम जानते हैं आज इमरजेंसी के लागू होने के 45 साल पूरे हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो इतिहास इस देश में रहा है, मैं समझता हूँ कि वो कई अहम वजूहात के लिए इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत ही एक समझिए एक संयोग की बात है, लेकिन बहुत बढ़िया संयोग है कि हम लोग इस अवसर पर मिल रहे हैं। तो शुरुआत में मैं एक आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, वो है कि इमरजेंसी की अहमियत हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या रही है। मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी वो पहला मौका था जब देश की जो सांस्कृतिक और जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग कहेंगे, वो उसके और जो स्टेट है, जो राज है, उसके बीच में पहली बारी एक इतनी बड़ी फूट पड़ी, जिसे अंग्रेजी में हम रप्चर कहते हैं, कि जो आम समाज है या समाज है और जो राज है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी दरार सी पड़ गई। इसका फिल्म से क्या जोड़ है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि 1947 से लेकर इमरजेंसी के टाइम तक इसके कई ऐसे लोग रहे होंगे जो शायद इसमें फिट नहीं आते हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास था, हमारे जो अखबारों के एडिटर थे, जो हमारे अखबारों के ब्यूरो चीफ थे, जो हमारे फिल्मकार थे, वो सबको अपने आप को एक तरीके से राष्ट्र निर्माण में जुड़ा हुआ समझते थे। तो इमरजेंसी में क्या हुआ कि ये रिश्ता जो था, जहां हम सब राज के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए देश का निर्माण करने निकले थे, वो पहली बारी उसमें एक बदलाव आया। एक, जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी में, एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुई। अगर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की ना भी बात करें, तो अगर हम बॉम्बे के सिनेमा की बात करें, तो जिन्हें उस समय के प्रोग्रेसिव और एक तरीके से सोशली अवेयर फिल्म मेकर कहा जाता था, चाहे वो के अब्बास थे, बिमल रॉय थे, एक तरीके से माने तो राज कपूर भी थे। तो ये सब जो थे, ये एक तरीके से समाज में जो कमियां थीं, जो खैमियां थीं, उनके बारे में तो बात करते थे, लेकिन वो सब तभी भी जुड़े हुए थे एक नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट था उसके साथ। इमरजेंसी में मुझे लगता है कि ये जो फूट थी वो पहली बारी बाहर आई। ये ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुआ था। मतलब हम जानते हैं कि एक पूरा नक्सलवाद का दौर था और उसका सांस्कृतिक क्षेत्र में कितना बड़ा प्रभाव हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक विस्तार से अगर हम देखें तो इमरजेंसी को काफ़ी एक गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि जो जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो भी जो है वो इमरजेंसी से ही निकलती है। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आनंद पटवर्धन की ज़मीर के बंदी, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, जो इमरजेंसी के दौरान बनी थी और 77-78 तक कंप्लीट हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि
आनंद की ज़मीर के बंदी से पहले इस देश में डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती थी, लेकिन मैं उसको एक मार्कर, एक चिन्ह की तरह इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि शायद इसके पहले उस तरह का की जो सत्ता या राज के साथ जो टक्कर थी, वो पहले स्पष्ट तौर से नहीं आई थी। देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो हिंदुस्तान में वर्ल्ड वॉर टू, मतलब दूसरे महायुद्ध से बनती आई है, और 1947 के बाद, बंटवारे के बाद, वो जो फिल्म्स डिवीजन जिसे जिस जिस जो स्थापित हुआ, उसका उसके जो रूट्स थे, उसकी जो जड़ें थी, वो उसी दूसरे महायुद्ध की प्रोपेगेंडा फिल्म्स में थी। तो जिस तरह 47 के मौके पर पुलिस भी जो थी, एक कॉलोनियल पुलिस से लेकर अब एक इंडिपेंडेंट देश की पुलिस बन गई, जो जुडिशरी थी वो एक कॉलोनियल जुडिशरी से लेकर अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री की जुडिशरी बन गई, और जो आर्मी थी, जो एक कॉलोनियल आर्मी थी, वो भी अब एक बदल गई। तो उसी तरह जो क्राउन फिल्म यूनिट थी वो अब फिल्म्स डिवीजन बन गई। लेकिन उसका जो एक नजरिया था, वो शायद बहुत ज्यादा बदल नहीं पाया। तो एक तरीके में माने तो वो भी उसी राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। और आप में से कई होंगे मेरी उम्र के, जो कि जिनके बचपन में सिनेमा थिएटर में जाना, उसमें ये ज़रूर झेलना पड़ता था कि पहले 10 मिनट आपको फिल्म डिवीजन की एक या दो रील वाली फिल्म देखनी पड़ती थी। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि फिल्म्स डिवीजन ने 30-40 साल तक इतनी सारी फिल्में जो बनाई, उसमें गिनती में बहुत कम फिल्में होंगी जो हमें याद रहती हैं या जो याद रखने योग्य भी हैं। कुछ नाम हैं, और मैं आज वो कुछ नोट कर रहा था, जैसे कि सुखदेव की 1965 की माइल्स टू गो है, या इंडिया 1967। बहुत ही आज भी अगर आप इन दोनों में से कोई भी फिल्म देखें, खासकर इंडिया 1967, तो एक तरीके से बहुत ही मतलब बहुत स्टनिंग किस्म की फिल्म है। एस शास्त्री की I Am 20, बहुत बढ़िया फिल्म यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, जो 1968 में बनी थी। वो I Am 20 इसलिए कि 1947 के 20 साल बाद बनाई गई थी, तो ये उस पीढ़ी के बारे में थी जो कि 1947 के बाद पैदा हुए थे और अब 20 साल के थे। और प्रमोद पाती, जो कि एनिमेशन और स्टॉप मोशन के थ्रू एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाते थे, उनकी एक फिल्म है आबिद 1972। लेकिन ये क्यों है कि बार बार जब फिल्म्स डिवीजन की बात होती है तो हम यही मतलब 4, 5, 6, 7, 8 फिल्में जो हैं इन्हीं को याद करना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा मशीन थी। उसमें कभी कभार कुछ अच्छी फिल्में बन जाती थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम माने तो वो एक स्टेट का एक यूनिट था। और ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि सुखदेव जैसे, जिनको एक रेबेलियस किस्म का फिल्म मेकर जाना चाहता है, कि जब रेलवे स्ट्राइक हुई 68 में, तो उन्होंने सरकार के पक्ष की कई फिल्में बनाई, और जब इमरजेंसी हुई तो फिर तो उनने डट के मिसेस गांधी की सपोर्ट में फिल्म्स डिवीजन की फिल्में बनाई। मैं आपके सामने ये इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में शायद ये मतलब इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो हैं, उनकी हमारी जो एक कम्युनिटी है, कि उसमें से कोई भी आज उस तरह का प्रोपेगेंडा बनाने के लिए सामने आए। तो ये बदलाव जो है, इसी के बारे में मैं आज के इस दिन पर बात करना चाहता हूँ। आनंद पटवर्धन की जो फिल्म का मैंने जिक्र किया, वो 78 की फिल्म है, और मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। और सच मानिए तो आनंद की फिल्म देख के तो हमें पहली बार ही हमने कहा, ये क्या चीज़ है, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्या चीज़ होती है ना? क्योंकि आनंद खुद फिल्म बनाते थे,
खुद प्रोजेक्टर लेके आते थे, खुद ऑडिटोरियम तो नहीं हुआ करते थे इतने उस ज़माने में, खुद कमरे की तैयारी करके फ़िल्म दिखाकर फिर अपने आप प्रोजेक्टर को बंद करके ले जाते थे। तो इस तरह का व्यक्ति तो हमने नहीं देखा था। तो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का प्रोडक्शन भी जो था बहुत कम था। ये मैं 78-79 की बात कर रहा हूँ। इस पूरे में एक जो बहुत बड़ा शिफ्ट जो आया, वो पहला एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। आपको याद होगा कि 1982 में एशियाड हुआ दिल्ली में। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ये थी कि एशियाड में पहली बारी कलर टीवी इंट्रोड्यूस करा गया दूरदर्शन पर, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ये था कि वीडियो पहली बारी दूरदर्शन में बहुत बड़े पैमाने पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त, जब हम दस्तावेजी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें दूरदर्शन और एशियाड की बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कि एक बहुत भारी पैमाने पर पूरा जो टेक्नोलॉजिकल बेस था फिल्म मेकिंग का, वो शिफ्ट हो गया। क्योंकि जब दूरदर्शन ने शिफ्ट किया, तो जो बाहर का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो भी शिफ्ट होने लगा। और आपको 80s का तो दशक जैसे निकल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन की भी जो कमर्शलाइजेशन हो रही थी, लोग स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स बनाने लगे थे, हम लोग जैसे सीरियल्स की तैयारी हो रही थी। तो एक तरीके से जो प्रोडक्शन का बेस था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और मैं इस पर आपको इसलिए आपकी नज़र इधर की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकिंग जो है वो अम, अम, एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। ये सिर्फ एक आदमी कागज़ पेंसिल लेकर कमरे में बैठकर जिस तरह कविता लिखी जाती है, या कंप्यूटर पर या टाइपराइटर पे जिस तरह उपन्यास लिखा जाता है, उस तरह बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कोलैबोरेटर्स चाहिए, आपको कैमरा वुमेन और कैमरा मैन चाहिए, आपको एडिटर चाहिए, आपको साउंड रिकॉर्डिस्ट चाहिए, आपको एक कम्युनिटी चाहिए। और वो कम्युनिटी जो है वो तभी बन सकती है जब एक ऐसा वातावरण हो जिसमें ऐसे कई लोग हों, काम हो, लोग हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट काम करें, कुछ जैसे हम कमर्शियल काम कहते हैं, कमर्शियल काम करें, लेकिन एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें एक कम्युनिटी जो है वो सस्टेन हो सके। तो 80s का जो दशक है, इसमें एक तो मैंने आपका जो अटेंशन है वो इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ किया। दूसरा है कि अगर हम इमरजेंसी पर ही वापस जाएं, तो इमरजेंसी में एक और चीज़ हुई जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। जो सिविल राइट्स की मूवमेंट है, उसमें भी एक बहुत तेज़ी आई। अगर हम समझें तो पीयूसीएल और पीयूडीआर जैसी जो संस्थाएं हैं, ये भी एक इमरजेंसी के बाद जब निकली तो एक उसमें एक नई ऊर्जा थी। और सोशल मूवमेंट्स में भी, कई तरह के मूवमेंट्स में एक नई एनर्जी आई। और वो शायद जुड़ी हुई है उसी बात से जिससे मैंने बात शुरू की, कि इमरजेंसी को हम एक बहुत ज़रूरी और अहम किस्म का मोमेंट ऑफ रप्चर माने अगर। तो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी 80s में, उसकी एक खासियत थी कि कई फिल्में जो थीं वो बहुत करीब से सोशल मूवमेंट से, पॉलिटिकल मूवमेंट से जोड़ के बनी। तो आज मैं आप लोगों से बात करने से पहले कुछ फिल्मों के नाम जोड़ रहा था। तो जैसे कि आनंद पटवर्धन की बहुत ही बढ़िया फिल्म है बॉम्बे हमारा शहर 1985 की। तो वो तो मुंबई के जो झोपड़पट्टी के रहने वाले और उनकी जो समस्याएं थी और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हक निवारण समिति वगैरह के साथ बनी थी।
दीपा धनराज बहुत वरिष्ठ फिल्म मेकर और बहुत उम्दा फिल्म मेकर हैं। उनकी क्या हुआ इस शहर को 86 की बनी हुई, वो भी फिल्म जो थी वो सांप्रदायिकता के जो जो पहले चरण जो पनप रहे थे उसके बारे में है। हैदराबाद में स्थित फिल्म। मंजीरा दत्ता की बाबूलाल भुइयां की कुर्बानी, अंग्रेजी में द सैक्रिफाइस ऑफ बाबूलाल भुइयां, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक किस्म से हिंदुस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की एक बहुत फंडामेंटल फिल्म मानी जानी चाहिए, फॉर्म और पॉलिटिक्स दोनों की तरफ से। और फिर रंजन पलित और वसुधा जोशी की वॉइसेस फ्रॉम बलियापाल, दीपा धनराज की समथिंग लाइक अ वॉर, जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट। बलियापाल जो रंजन पलित वाली फिल्म थी वो जो उड़ीसा में बलियापाल में मिसाइल फायरिंग रेंज के खिलाफ एक मूवमेंट थी, उसके बारे में थी। समथिंग लाइक अ वॉर जो कि ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम राजस्थान में था उसके बारे में थी, और वो भी एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के बनी थी। और इस श्रृंखला में मैं लास्ट में आनंद पटवर्धन की राम के नाम का नाम जरूर दूंगा, 1992। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम ये फिल्में देखें जो 1985 से लेकर 1992 तक बनी, तो इन सब का किसी न किसी तरीके से सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ बहुत तगड़ा एक किस्म का मेल जोल था। और मैं समझता हूँ कि इस दौरान सबसे बड़ा अगर कोई एक क्षेत्र था तो वो था पर्यावरण का, क्योंकि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट थी उसमें तो खासकर फिल्म और मूवमेंट के बीच में बहुत एक करीबी का रिश्ता था। केरला में खासकर जहाँ पे हम जानते हैं कि जो साइलेंट वैली के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था उसमें उसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए तो केपी ससी और कई उनके जो साथी हैं वहाँ के, उनका जो काम था वो इसमें बहुत ही सराहने वाली बात है। वो तो उनने एक और चीज हमें दिखाया, वो सिर्फ ये नहीं कि फिल्में जो हैं वो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जुड़ के बन सकती हैं, लेकिन ये भी कि उन मूवमेंट्स के थ्रू इनको दिखाया जा सकता है। केरला में तो इसके पहले भी जॉन अब्राहम जैसे फिल्म मेकर्स और अदर दूसरों को लेकर एक ओडेसा फिल्म मूवमेंट थी, जो कि बिल्कुल छोटे गांव कस्बे में जाके प्रोजेक्टर और क्लासिकल सिनेमा देख के गांव के लेवल पर दिखाती थी। लेकिन जब वो एनवायरमेंटल सिनेमा और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री का जब एक बारी एक मेलजोल हो गया तो बहुत ही कमाल का काम किया गया। मतलब गाड़ी में उस जमाने में तो वीडियो प्रोजेक्टर इस तरह के होते नहीं थे, तो बड़ा सा टीवी गाड़ी की डिक्की में लोड करके और लोग गांव-गांव जाकर उस क्षेत्र में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के काम में जुटे हुए थे। अब मैं ये लेट 80s की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सोशल एनवायरमेंटल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ जो एक किस्म का एक रिश्ता बना, मुझे लगता है कि इसका आगे जाकर हमारी जो दस्तावेजी फिल्म का एक और पहलू है जो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी है, अहम है, वो ये कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म और उसके ऑडियंस का बीच का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही अलग किस्म का रहा है। और क्या वो उसी तरह का रह पाएगा, वो हम अंत में उसके बारे में बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट्स के साथ जुड़ी हुई फिल्में थी, तो उसके दिखाने की भी जो प्रक्रिया थी वो उन्हीं मूवमेंट्स के साथ जुड़ी रही। तो एक तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां की फिल्म साइलेंट वैली की फिल्म जो थी वो बनकर साइलेंट वैली में ही दिखाई गई, लेकिन जो पर्यावरण के जो मूवमेंट्स थे बाकी जगहों में, सिर्फ केरला में नहीं, देश के अलग अलग जगहों में,
उन सब ने वो फिल्में अपनाकर उनको दिखाने की ठान ली। तो अगर विमेन्स मूवमेंट थी तो समथिंग लाइक अ वॉर की जिम्मेदारी उनने अपने ऊपर ले ली। तो इसी तरह एक एक किस्म का ऑडियंस जो है हमारा वो बनता गया। और ये जो है मैं ये कह सकता हूं कि ये हिंदुस्तान की दस्तावेजी फिल्म की खासियत मानी जानी चाहिए कि ये रिश्ता जो बना ये बहुत ही अनोखा है दुनिया में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की के इतिहास में। जब मैंने एशिया 82 की बात करी और टेक्नोलॉजी की शिफ्ट की बात करी और उसकी अहमियत की बात करी, तो मुझे समझ लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि फिल्म में नहीं, हर एक क्षेत्र में इस तरह की शिफ्ट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज आप और मैं इस माध्यम से बात कर रहे हैं। मैं तो कह नहीं सकता कितने लोग देख पा रहे होंगे इस वक्त, लेकिन ये पहले तो संभव नहीं था। हो सकता है 6 महीने पहले भी ये हम लोगों के जहन में भी नहीं था कि हम इस तरह का एक आयोजन जो हो पाएगा और इतने सारे लोग उसको देख पाएंगे और वो नेट पे रहेगा और बाकी लोग बाद में भी देख पाएंगे। सो ये जो है ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारी सोच समझ को अफेक्ट करती है, इसके ऊपर भी हमें हर समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ वीडियो का जो प्रभाव पड़ा वो तो पड़ा, लेकिन जब डिजिटल टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग में पहुंची तो वो तो देखिए अमूमन लोग बहुत लूजली ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं रहा। तो वो इसलिए कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कैमराज अब डिजिटल हो गए, हल्के हो गए, सस्ते हो गए, लेकिन ये भी कि एडिटिंग जो है वो बदल गई, डिजिटल हो गई। तो जहाँ पे पहले आपको किसी की स्टूडियो में जाना पड़ता था, वहाँ अब आप अपने डेस्कटॉप पे एडिट कर पा रहे थे। तो फिल्म का जो हर पहलू जो है वो बदलने लगा। जिसको हम जो शूटिंग स्टेज है उसमें भी, एडिटिंग स्टेज में भी, और फिर धीरे धीरे उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी। क्योंकि शुरुआत में तो VHS निकला, VHS प्लेयर सस्ते हो गए, लोग घरों में VHS प्लेयर लाने लगे, तो उससे ये हुआ कि लोग घर पे भी फिल्म देख सकते थे। फिर VCD आई, VCD टेक्नोलॉजी, फिर DVD आई। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे फिल्म दिखाने का जो सिलसिला था वो बढ़ता गया और फैलता गया ऐसी जगहों में जहां पहले शायद हम फिल्म दिखाना मुश्किल था। जहां पहले आपको 16 मिलीमीटर का प्रोजेक्टर और स्क्रीन लेके जाना पड़ता था, वहां शायद अब आप एक VHS टेप और VCR लेकर ही निकल सकते थे। तो सबसे बड़ा प्रभाव मैं समझता हूं कि एक बार जब DVD बनने लग गई, तो उसके साथ साथ वीडियो प्रोजेक्टर भी जो थे शुरू में बहुत महंगे होते थे, बहुत बड़े होते थे, भारी होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी छोटे होते गए, सस्ते होते गए, हल्के होते गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे ये हुआ कि एक तरीके से जो मीडियम की जो एक स्वतंत्रता थी वो बढ़ती गई। एक छोटा सा एक टेक्निकल डिटेल पे मैं अगर रुकूं, तो जब फिल्म पे काम हुआ करता था तो उस प्रोसेस का हर पहलू जो था वो किसी ना किसी तरीके से सरकारी कंट्रोल के अंडर था। जो नेगेटिव फिल्म थी, जिसे रॉस्टॉक बोलते हैं, वो भी आपको परमिट के अगेंस्ट मिलती थी। आप जब
लेबोरेटरी में अपनी फिल्म कंप्लीट करते थे, तो जब तक आप उन्हें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिखाएं तब तक वो आपको फिल्म का प्रिंट नहीं दे सकते थे। तो एक तरीके से स्टेट का पूरा पूरा कंट्रोल था फिल्म मेकिंग के प्रोडक्शन में। लेकिन वीडियो के साथ ये हुआ कि जब लोग अपने घरों में एडिटिंग रूम लगाने लगे और फिल्म कंप्लीट होने के बाद वहीं वीएचएस कॉपी बनाने लगे, तो उसमें वो जो सेंसरशिप का जो कंट्रोल था वो भी हटने लगा। तो जो जिन फिल्मों का मैं जिक्र कर रहा था जिन्हें हम पॉलिटिकल मानते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसीलिए हो पाया क्योंकि वो इस तरीके से बंधे नहीं हुए थे इस पूरे तामझाम के बीच। तो अगर हम कोई एक डेट चुने जहाँ पे इस पूरे जो एक नई एक जो उबाल सा आ रहा था फिल्म मेकिंग में, इसकी अगर हम स्टेट के साथ टक्कर के लिए अगर कोई डेट चुने तो मैं समझता हूँ 2003 ठीक रहेगा, क्योंकि 2003 में जो मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जो कि सरकार की तरफ से ही आयोजित होता है। तो पहली बार उन्होंने एक तो ये कहा कि नहीं, आपकी फिल्म दिखाने से पहले आपको सेंसर करवाना होगा। तो जो फिल्म मेकर थे उन्होंने काफ़ी शोर मचाया और फेस्टिवल को वो कंडीशन जो है हटानी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे जब उनने अपनी सिलेक्शंस को पब्लिक में के सामने पेश किया, तो ये बड़ा साफ तरीके से जाहिर हुआ कि जो फिल्में वो सेंसरशिप के रूट से नहीं रोक पाए, उन्हें अब उन्होंने सिलेक्शन के प्रोसेस में हटा दिया था। तो ये प्रोसेस जो था मैंने भी बहुत बारीकी से फॉलो किया, क्योंकि मेरी अपनी फिल्म थी वर्ड्स ऑन वाटर, पानी पे लिखा, जो कि सिलेक्शन कमेटी में जो लोग थे उन्होंने देखी थी और पसंद की थी, और जब लिस्ट निकला तो उसमें से हट गई थी। तो कई ऐसे थे दिलेर लोग उस कमेटी में जिन्होंने बाहर जाकर इसके बारे में हल्ला मचाया कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये फिल्म तो हमने सिलेक्ट की थी। तो मैं इस पूरे मोमेंट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था कि फिल्म मेकर्स ने कहा ठीक है, अगर फिल्म फेस्टिवल ये सब करने लगा है तो हम अपना फिल्म फेस्टिवल करते हैं। और उस मौके पर मुंबई में एक फिल्म फेस्टिवल जारी हुआ विकल्प के नाम से, और बिल्कुल ठीक सरकार का आयोजित जो फेस्टिवल था उससे बहुत ज़्यादा दूरी पे भी नहीं था, और जो फिल्में सरकारी फेस्टिवल में रिजेक्ट हुई थी, और कई ऐसे फिल्म मेकर थे जिनकी फिल्में उस फेस्टिवल में सिलेक्ट भी हुई थी, उन्होंने भी अपनी फिल्में विड्रॉ करके इस फेस्टिवल में लाई। तो वहाँ क्या हुआ कि एक हॉल था भूपेश गुप्ता भवन, जो कि सीपीआई का बिल्डिंग है बॉम्बे में। वहाँ पे जो हमें स्पेस दी गई उसमें पर्दे लगे, जमीन पे गद्दे बिछाए गए, प्रोजेक्टर लाए, स्क्रीन लाए, साउंड सिस्टम लाए, और फेस्टिवल शुरू हो गया। आज की डेट में शायद ये हमें इतना अजूबा नहीं लगता है, 17 साल बीत गए, लेकिन उस समय ये सोचना कि बिना ऑडिटोरियम, बिना वो पूरे तामझाम के आप एक फिल्म फेस्टिवल चला सकते हैं, शायद ये असंभव था। अब अब तो ये कॉमन हो गया है। तो विकल्प का एक बहुत इंटरेस्टिंग असर पड़ा कि देश में कई जगहों में लोगों ने इसको एक तरह से एक एग्जाम्पल समझकर इस तरह के फेस्टिवल शुरू करने लगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग अवगत होंगे, गोरखपुर में जो 10-12 साल से फिल्म फेस्टिवल चला वो भी उसी के बाद शुरू हुआ। मदुराई में अमुदन जो हैं वो बहुत बढ़िया एक फेस्टिवल चलाते हैं। अब तो कलकत्ता में जो पीपल्स फिल्म फेस्टिवल है, इस तरह के छोटे छोटे फेस्टिवल शुरू होने लगे। और फेस्टिवल का ये था कि जहाँ पहले सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुआ करते थे फेस्टिवल, वहाँ अब छोटे कस्बों में भी होने लगे। और मैं खुद प्रतिरोध का सिनेमा
के साथ कई शहरों में, छोटे शहरों में फिल्मों के साथ गया हूँ। और हो सकता है कि कहीं 2-3 साल चला हो, कहीं 4 साल चला हो, कहीं 1 ही साल चला हो, लेकिन उसका एक प्रभाव पड़ा कि फ़िल्में जो थीं वो उन जगहों में, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में जो थीं वो ऐसी जगहों में पहुँचने लगी जहाँ पहले असंभव था। और शायद वहाँ के लोगों का हर बार दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता आना भी असंभव था। तो ये जो एक ऑडियंस के साथ जो रिश्ता पहले सोशल मूवमेंट्स के ज़रिए बना था, वो अब एक दूसरी ऑडियंस को भी इन फेस्टिवल्स के ज़रिए की तरफ चलता गया। लेकिन ये भी जो अब बातें हैं, ये 10, 12, 15 साल पुरानी हो गई हैं। तो आज की डेट में हम कहाँ हैं? आप सब जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में एक ऑडिटोरियम मिलना बहुत मुश्किल है। और जिस दस्तावेजी फिल्म देखने का जो एक कल्चर हमारे पास आया है, वो बहुत निर्भर इस पर है कि हम लोग इकट्ठा होकर फिल्में देखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, फिल्म तो अब आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, घर पे, लैपटॉप पे देख सकते हैं, बिस्तर में लेटे हुए भी देख सकते हैं। लेकिन जो एक एक जो पावर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की है, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो फिल्म कहाँ और कैसे दिखाई जाए। तो हमारे मित्र हैं कलकत्ता में जो पीपल्स फिल्म फेस्टिवल चलाते हैं, उन्होंने इसको बहुत सुंदरता से एक बारी लिखा था कि फिल्म अपने आप में राजनीतिक या गैर राजनीतिक नहीं होती है, लेकिन उसकी जो जो राजनीतिक जो उसकी वैल्यू है, वो तभी हम समझ पाएंगे जब हम किस तरह से वो फिल्म दिखाई जाए, बहुत जरूरी है। वो कहाँ दिखाई जा रही है, कौन दिखाया जा रहा है, और दिखाने वाले और देखने वाले के बीच में क्या रिश्ता है। क्या वो सिर्फ एक मल्टीप्लेक्स की टिकट का एक कमर्शियल रिश्ता है? क्या वो फिल्म स्क्रीनिंग के बाद एक गमछा लोगों के बीच में घुमाकर चंदा देने का रिश्ता है? किस तरह का रिश्ता है? ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए होता ये सब करने के लिए, लेकिन उसका एक कैरेक्टर होता है जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। तो ये सब जो है, ये रिश्ता जो है, मैं समझता हूँ वो इस वक्त एक बार फिर उसको टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज आप और मैं यहाँ बैठकर इस तरह की बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन ये देश की हर जगह में तो संभव नहीं है। हर जगह शायद ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे आम आदमी बैठ के फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट कर पाए। और कश्मीर जैसी जगह अगर मैं ले लूँ तो वहाँ तो ये बिल्कुल ही असंभव है। वहाँ के लोग ना तो कोई फिल्म ऑनलाइन देख सकते हैं, ना आपके साथ इस तरह फेसबुक लाइव कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का इंटरनेट जो है चोक्ड है। तो हमें ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक तरीके से एक एक लिबरेशन की क्वालिटी है, लेकिन टेक्नोलॉजी में उसी चीज को सत्ताधारी जो है वो समझकर उसको बंद भी कर सकते हैं। तो मैं उनमें से नहीं हूं जो कि समझता हूं कि देखिए, अब तो हमारे सब संकट दूर हो गए, अब लोग जो हैं हमारी फिल्में इंटरनेट पे देखेंगे, पैसा भी वहीं से आएगा, सब चीज़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ये टेक्नोलॉजी व्यापक और बढ़िया हो रही है, उतना ही वो किसी दिन कोई भी चाहे तो एक स्विच लगा के वो बंद भी कर सकते हैं। वो ये भी निर्णय ले सकते हैं कि ये 4 फिल्में जाएंगी नेट पे और ये 6 जो हैं ये बंद रहेंगी, या इस सोर्स से जो फिल्म आएगी वो नहीं दिखाई जाएगी और इस सोर्स से जो आएगी वो दिखाई जाएगी। तो एक तरीके से मैं ये नहीं समझता हूँ कि इंटरनेट पे आने से
हम लोगों की जो 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 चैलेंजेस हैं वो बदल गई हैं। लेकिन बस इतना ही याद दिलाती है हमको कि अ, रिश्ता जो है वो दस्तावेजी फिल्म का और ऑडियंस का और पॉलिटिक्स और समाज का, वो हर समय एक इवॉल्विंग रिश्ता होता है। हमारे यहाँ उसकी एक बहुत बढ़िया प्रथा रही है, बनी है, और उसमें एक काफी दम भी है। लेकिन आगे इससे क्या करना होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा और है। और इस प्लेटफॉर्म में मैं समझता हूँ ये बातें करना भी जरूरी है। कुछ सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। जी, एक सवाल मिहिर पांड्या का है कि जो पैरेलल सिनेमा मूवमेंट था, जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएफडीसी ने जिसको सपोर्ट किया, उसका और इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट का जो रिश्ता था, वो एक प्रोडक्शन के लेवल पर और पॉलिटिकल और कंटेंट के लेवल पर भी क्या रिश्ता है। तो ये तो एक एक बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, इसलिए कि देखिए एनएफडीसी का जो एक प्रयोग था, वो पूरा पूरा वो जो राष्ट्र निर्माण का एक्सपेरिमेंट था उसी का एक हिस्सा है कि स्टेट जो है वो जनता के हित में अच्छा सिनेमा प्रोड्यूस करे। तो इसमें कई अच्छी फिल्में बनी। मैं भी मेरे करियर का जो पहली फिल्म थी जिस पे मैंने काम किया असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से, मैसी साहब, वो भी एनएफडीसी की फिल्म थी। एनएफडीसी से पहले जो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन थी। लेकिन इसके दो इश्यूज थे। एक तो ये कि एक दायरा था जिसके बाहर लोग पहचानते थे कि इस दायरे के बाद हमारी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। और वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं थी, वो शायद सामाजिक मुद्दों की बात थी कि अगर हम गरम हवा जैसी फिल्म जो थी उसको तो सपोर्ट मिल सकता था, और कितनी बढ़िया फिल्म है वो। लेकिन हो सकता है कि सांप्रदायिकता का कोई अगर दूसरा पहलू किसी दूसरी तरीके से ज्यादा तीखे तेवर में कोई बनाना चाहे, तो वो शायद एनएफडीसी के थ्रू नहीं हो पाता। तो या मान लीजिए सेक्सुअलिटी के मुद्दे हैं, एनएफडीसी 80 के दशक में या 90 के दशक में वो फिल्में नहीं बनाता। लेकिन इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि वो एनएफडीसी का जो पैरेलल सिनेमा का जो प्रोजेक्ट था, उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि एनएफडीसी का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दखल नहीं था। तो फिल्म पर फिल्म बनती जाए और बनती गई, और फेस्टिवल में रिलीज हुए, कुछ स्क्रीनिंग्स हुई, दूरदर्शन पे हो सकता है एक आधा अगर अवार्ड मिल गया तो एक आधा स्क्रीनिंग दूरदर्शन पे है, और उसके बाद गायब। तो उसके जो आलोचक थे उनके लिए ये कहना कि देखिए ये तो कोई फायदेमंद बिल्कुल है ही नहीं, बहुत आसान हो गया, क्योंकि फिल्मों पे तो खर्चा हो रहा था लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही थी। तो एक तरीके से इसको हम एक सेल्फ डिफीटिंग प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इसका कंपैरिजन इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री में जैसे मैंने आपसे कहा, लोग इंतजार नहीं कर रहे थे इंडिया में कि अब दूरदर्शन हमारी फिल्में दिखाएगी या एनएफडीसी जो है हमारी फिल्मों का प्रदर्शन करेगी। जो फिल्म मेकर्स थे वो ऑलरेडी उनका जो रिश्ता एक बन चुका था, वो लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो दिखा रहे थे फिल्में, और वो दिखाने से क्या हो रहा था कि ऑडियंस भी बढ़ रही थी धीरे धीरे, है ना। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ लोगों से कि जब मैं 80s में फिल्म बनाना शुरू किया, तो जब स्क्रीनिंग होती थी तो मुश्किल से हॉल में 30-40 लोग कभी ना कभी इकट्ठे हो जाते थे दिल्ली में।
आज अगर कोई नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, सिर्फ मैं अपनी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम से कम पचासों फिल्म मेकर्स को जानता हूँ कि पहली फिल्म की अगर उनकी स्क्रीनिंग दिल्ली में होगी तो ऑडिटोरियम खचाखच भर जाएगा, क्योंकि ऑडियंस में एक टेस्ट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एनएफडीसी का जो एक्सपेरिमेंट था उसका फेलियर यही था कि उसमें एक तो उसका जो सर्कमस्क्राइब्ड यूनिवर्स था और दूसरा वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनने कभी नहीं सोचा। एक सवाल है तरुण का कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो देखना है उसे एक कलेक्टिव तरीके से भी देखा जा सकता है और एक इंडिविजुअली भी देखा जा सकता है। जिस तरह आप अभी मेरे साथ जो ये चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग यही बात एक ऑडिटोरियम में कर रहे होते और जिस तरह आप अभी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसका जो फर्क है। और साथ में एक जुड़ा हुआ सवाल है शिल्पी का कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट स्क्रीनिंग डिस्कशन एंड व्हाट डज इट अचीव। मैं समझता हूं कि ये दोनों सवाल जो हैं बहुत जुड़े भी हुए हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि डॉक्यूमेंट्री की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो ये है कि इट्स एन आर्ग्यूमेंट, है ना। मैं आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री। ये कहना कि ये जैसे कभी कभार हिंदी में जो कलिश शब्द है वो है वृत्त चित्र। तो डॉक्यूमेंट्री को वृत्त चित्र समझना शायद बहुत गलत होगा, क्योंकि वृत्त क्या है वो तो आजकल बहुत मुश्किल है कहना। तो इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि जब भी मैं इसका हिंदुस्तानी में इसका जिक्र करूँ तो मैं दस्तावेजी फिल्म एज ए डॉक्यूमेंट, इट्स अ डॉक्यूमेंट, मैं आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। तो आर्ग्यूमेंट जब पेश होता है तो उसे इंसान जब अकेले में या दो लोग कमरे में बैठकर देखते हैं तो एक बात है, लेकिन जब हम एक समूह में देखते हैं फिल्म, उसका जो असर होता है वो बहुत अलग होता है। हम लोगों ने खुद ये एक्सपीरियंस कितनी बार किया है कि फिल्म बहुत बढ़िया हो तो बहुत बढ़िया डिस्कशन हो सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी है कि फिल्म अगर बहुत बढ़िया नहीं भी हो सकता है फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी जो है उसका जो प्रभाव है और उसकी जो बातचीत है वो बहुत प्रभावी हो सकती है। वो इसलिए कि समूह में देखकर हम एक दूसरे की बातें सुनकर इस डिस्कशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पहचानें। तो शिल्पी का जो सवाल है, मैं तो समझता हूँ कि खासकर दिल्ली में अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएं और फिल्म खत्म होने के बाद आप ऑडियंस को बोलें कि आप चलिए आप घर जाइए, हो गई बात, तो लोग तो आपसे बहुत नाराज होंगे और होते भी हैं। क्योंकि देखिए, मैंने 2 घंटे की फिल्म बनाई है और आपके सामने एक बहस पेश की है, तो फिल्म की स्क्रीनिंग से एक तरीके से एक एक स्पेस क्रिएट होती है, एक हम हमारे सामने एक जगह बन जाती है। अब उस जगह को आप खाली छोड़कर नहीं जा सकते, उसको बहस से भरना है। मैं कहूंगा कि मुझे आपकी फिल्म की ये बात बहुत अच्छी लगी, कोई और कहेगा मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। आप आपके मन में भी ख्याल आएगा, हाँ सच सच तो बोल रहा है, मुझे भी ये स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन इसमें बात तो है। तो उससे क्या होता है कि जो फिल्म का जो आर्ग्यूमेंट है वो सचमुच एक तरीके से एक उसमें एक ऊर्जा आती है और एक उसकी बॉडी बनती है उससे। मैं अक्सर मैंने खुद कश्मीर के बारे में एक फिल्म बनाई है, आप में से कईयों ने देखी भी होगी, जश्न आज़ादी। लंबी फिल्म है, 2 घंटा 19 मिनट की फिल्म है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोगों का 2 घंटा 19 मिनट ले लिया तो उसके बाद अब क्या बहस होगी। लेकिन हमारा अनुभव ये है, और जिन साथियों के साथ फिल्म दिखाई भी है वो ये है कि फिल्म में आपने जो सवाल उठाए हैं उनको आप पूरी पूरी तरह उनको अनफिनिश्ड भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो
ऐसे तरीके में कि आप अपने ऑडियंस के सामने वो छोड़ें सवाल, ताकि वो ऑडियंस आपके साथ उसको कंप्लीट करे। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है फिर कि आप ऑडियंस की जो नाक पकड़ के कहें कि देखिए मेरा आर्गुमेंट जो है उसके फलाना क ख ग घ ऐसे करके है सीक्वेंस नहीं। आप उनके सामने कुछ चीजें रख रहे हैं, और अ, और आप उनको एक तरीके से न्योता दे रहे हैं कि अब आप ये बातें जो हैं आगे बढ़ाइए, आप इसको उठाइए। तो मेरे लिए तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग और ऑडियंस के साथ जो वो एक रिश्ता बनता है स्क्रीनिंग के दौरान, उसी प्रोसेस से डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंप्लीट होती है। जो 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 फिल्म बनने का एक प्रोसेस है वो उस दिन नहीं कंप्लीट हो जाता जिस दिन फिल्म लॉक हो जाए या उसकी पहली डीवीडी बन जाए। वो तब बनती है फिल्म जब लोगों के सामने पेश किया जाए। मंगलेश जी का सवाल है, प्लीज शेयर योर आइडियाज ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल सिनेमा इन हिंदी। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा में मौका जो है आने वाला है, जबकि हम एक सच्चे तौर में जिसे हम एक पॉलिटिकल सिनेमा है उसको देख पाएंगे। लेकिन क्योंकि खासकर अब हम फीचर फिल्म्स की अगर बात करें, क्योंकि वो उनका खर्चा ज़्यादा है, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ नॉन कमर्शियल फीचर फिल्म, क्योंकि कमर्शियल जो फीचर फिल्म्स हैं उसमें खर्चा इतना है। मतलब हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम 30-40 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली बनाना असंभव है बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए भी। तो इसलिए वो उसकी जो पॉलिटिक्स है वो हर समय जकड़ी जाती है इसी में कि उसका दायरा कितना है। आपका आप जो माहौल जिसमें वो फिल्म बन रही है वो जरूर एक तरीके से पॉलिटिकल माहौल है, लेकिन आप उसको कहाँ तक सीमित रख सकते हैं? क्या सिर्फ वो गुंडों और लठैतों और इलेक्शन की रिगिंग और मारामारी और दावपेच तक ही रखेंगे, कि क्या जो तार हैं उसके वो ऐसे कसे जाएंगे कि बड़े सवाल भी निकल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत कम फिल्में ये कर पाती हैं और या करती हैं फिल्में, लेकिन बहुत कम। और उसकी मतलब मोटा मोटी तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि पैसा बहुत लगता है फीचर फिल्म्स में। आप आपके सामने एक उदाहरण दूं मैं, एक फिल्म बनी थी बिल्कुल कमर्शियल फिल्म, अब तक 56, वो एनकाउंटर किलिंग्स के बारे में। अगर आप वो फिल्म देखें तो वो इंटरवल तक उसे तो मैं बहुत ही खासी पॉलिटिकल फिल्म कह सकता हूँ, जिस तरह वो एनकाउंटर किलिंग्स को अनपैक करता है, हमारे सामने खोल के रखता है। लेकिन इंटरवल के बाद लगता है जैसे कि कुछ प्रेशर है कि इस फिल्म को अब एक पब्लिक गुड, जो राष्ट्र निर्माण वाली बात हुई थी ना, जो पुरानी बात, वो फिर से आ जाती है कि ये जो हो रहा है ये इसमें ये दुबई में बैठे कोई डॉन है और वो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके के वो प्रेशर जो है वो एकदम सामने आने लगते हैं। तो इसको हम कैसे इसको तोड़ा कैसे जाए कि जो कमर्शियल प्रेशर है फीचर फिल्म इंडस्ट्री में उसको कैसे तोड़ा जाए? ये सवाल जो है ये बहुत पुराना है, और वो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। मतलब पॉलिटिकल सिनेमा कहीं भी जहाँ भी हुआ हो तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से निकलता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं क्या मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कमर्शियल इंडस्ट्री में भी
लिखने वाले, सोचने वाले, बनाने वाले, एक्टर्स, टेक्नीशियंस सब जो हैं बहुत ही एक उनमें उनकी जो बहुत माहिर हैं अपने फील्ड्स में। दिक्कत है कि वो उस कलेजे वाले प्रोड्यूसर भी होने चाहिए इस सब को, जो कि उस तरह की पॉलिटिकल फिल्म्स बना सकें जैसा कि मंगलेश जी पूछ रहे थे। तरुण का एक और सवाल है कि 80 के दशक और 90s की शुरुआत में इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री में क्या फॉरेन टीवी कंपनियों का रोल नहीं था? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिल्में मैंने खासकर 80 के दशक में जिनके बारे में मैंने बात की, बाबूलाल भुइयां की कुर्बानी, समथिंग लाइक अ वॉर, वॉइसेस फ्रॉम बालियापाल, ये सब फिल्में जो थी वो कुछ हद तक इसलिए बन पाई क्योंकि इसमें बाहर का टीवी का पैसा था। वो इत्तेफाकन ऐसा दौर था जबकि यूरोप में, खासकर अमेरिका में नहीं, यूरोप में टीवी में एक किस्म से एक खलबली सी बची हुई थी और लोग नए किस्म के तजुर्बों और एक्सपीरियंसेस को यूरोपियन और ब्रिटिश टेलीविजन पर देखना चाहते थे। तो क्योंकि शायद एक किस्म से वो ऊब चुके थे जो उनकी अपनी जिस किस्म की प्रोडक्शन थी। तो उस दौरान जिन फिल्मों का मैंने अभी वर्णन किया, जो कि आज भी अगर आप देखेंगे तो आप जरूर सोचेंगे कि बाबूलाल भुइयां की कुर्बानी को बीबीसी ने क्यों सपोर्ट किया, या चैनल 4 ने समथिंग लाइक अ वॉर को क्यों सपोर्ट किया। तो वो तो एक जिसको बोलते हैं एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट, एक मोमेंट था एक तरीके से लेकिन वो जितनी जल्दी वो आया और जो कुछ अच्छी फिल्में बन गई वो उसी के साथ समेट भी गया, समेटा गया। इसी तरह एक बहुत छोटा सा दौर था जब दूरदर्शन ने बहुत बढ़िया कुछ डॉक्यूमेंट्रीज कमीशन की। आप में से शायद कईयों ने देखी होगी निंदिता वचानी की आइज ऑफ स्टोन, उसमें से ज़रूर गिनी जाएगी। और मैंने खुद एक साउथ अफ्रीका में और एक इंग्लैंड में प्रवासियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज 2 बनाई, वो दूरदर्शन के पैसे से बना था। तो वो तो एक क्योंकि उस वक्त जो दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल थे वो उस तरह के आदमी थे जिन्होंने कहा कि चलिए कुछ अच्छा काम भी करते हैं उस तरीके से। लेकिन सिस्टेमिक तौर पर ना तो विदेशी टेलीविजन का जो इनपुट था उसे कोई हम लंबे दौर तक चलता देख सकते हैं, ना ही वो दूरदर्शन का वो एक साल 2 साल का जो अंतराल था उसको देख सकते हैं। तो ये तो एक सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि बजट हैं या कितने बड़े बजट हैं, लेकिन आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ये तो सच है कि अब खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम जो देख रहे हैं कि बहुत कम पैसे को लेकर भी आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजकल हम लोग सब देख रहे हैं कि कोई आईफोन को उठाकर फिल्म शूट कर रहे हैं, बहुत सरल किस्म के एडिटिंग सिस्टम पर एडिट कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने कुछ बहुत उम्दा किस्म के औजार जो हैं हमारे सामने पेश किए हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ तक लेते जाएं। क्या हमारी मानसिकता जो है वो भी कहीं पुराने सिस्टम में अटकी हुई है कि
जब तक अगर हम फीचर फिल्म बना रहे हैं तो हमारे सेट में अगर 50 आदमी नहीं है तो ये तो फिल्म बनी नहीं रही है। तो कुछ हमारी भी जो मानसिकताएं हैं वो थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो शायद उन्हें अच्छी तरह झाड़ कर फिर से देखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। संजय जोशी ने एक मुझे एक निजी किस्म का सवाल भेजा है कि आप जबलपुर की वर्कशॉप का उदाहरण है। अ, तो एक बारी हम जब जबलपुर में एक वर्कशॉप करने गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर, तो वहाँ हमने जश्न आज़ादी दिखाई, और जो शायद ऑडियंस थी वो एक तरीके से कश्मीर के बारे में इस तरह का की बातचीत के लिए पूरी तरह शायद तैयार नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो फिल्म ऐसे माहौल में पेश की गई जहां हम उनके तीखे सवालों को भी वेलकम किया हमने, और उनको एक रिस्पेक्ट के साथ डील किया, और जो गलतफहमियां थी उनको क्लियर किया, या जो फैक्चुअल समझने में कुछ गलती हो रही थी उसको किया। तो मैं समझता हूँ कि वो 2 ढाई 3 घंटों के बाद अ, शायद वो 25 30 40 लोग जो उस वर्कशॉप में थे, अ, इतना तो मैं जानता हूँ कि शायद वो कश्मीर के बारे में फिर से कभी भी उसी तरह नहीं सोच पाएंगे जिस तरह वो आने से पहले कर रहे थे। तो वो सिर्फ ये फिल्म का कमाल नहीं है, वो उसी बात का है जो हम बार बार कर रहे हैं कि फिल्म दिखाने का तरीका और जो वो स्पेस क्रिएट होती है फिल्म दिखाने के बाद, उसके ऊपर निर्भर है। तो यहाँ मैं जो जैसे कि इस संदर्भ में संजय जोशी वो फिल्म दिखा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका स्किल है कि वो उसे कितनी कुशाग्रता से वो जो जो बातचीत है उसको किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, और कितना उसको हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं उन सवालों को। मैं जी, एक मिनट देखते हैं कोई और अगर सवाल आया। हाँ, एक सवाल ये है कि क्या जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री है वो कभी कभार एक एक्सटेंडेड न्यूज़ प्रोग्राम या प्रोपेगेंडा, किसी मूवमेंट का प्रोपेगेंडा भी तो बन सकती हैं। एक चीज जिसके बारे में 2 मिनट आपसे लूंगा। अ, पिछले 1 डेढ़ साल से जो कुछ हमारे आसपास हुआ, जो सीए के विरोध मूवमेंट हुआ, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हुए, तो एक तरीके से तो मैं बहुत खुश था कि हर हफ्ते 10 दिन में कोई 5 6 मिनट का छोटा सा वीडियो आ जाता था जो कि किसी एक पहलू को बहुत अम, तीखे तरीके से हमारे सामने पेश कर पाता था। तो ये तो एक मतलब बहुत बढ़िया बात है कि क्योंकि लोग वहाँ पे थे आईफोन लेकर, साधारण सा कैमरा लेकर, और चंद घंटों में या चंद दिनों में कुछ मटेरियल शूट किया, उसको एडिट किया, उसको अपलोड कर दिया, और लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर किया। तो एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो रोल हम समझते हैं, तो शायद इन लोगों ने बहुत सुंदरता से उसको पूरा किया। लेकिन क्या हम इसी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहेंगे? नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिसे हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिस तरह की फिल्मों का मैं वर्णन कर रहा हूं, वो आज भी बनने के 25 30 साल बाद भी हम इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत कुछ है उस फुटेज के अलावा। उनमें एक
जो 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 फिल्म का जो वजन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उस वक्त वहां कोई कैमरा लेके था, वो इसमें है कि उस फिल्म को फिर उस मटेरियल को लेकर उसको किस तरह तैयार किया गया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह अ, अ, वही, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो मटेरियल है वही मटेरियल अक्सर आप टीवी चैनल पे भी देख सकते हैं, हो सकता है कि किसी वेब पोर्टल पर भी देखेंगे, और हो सकता है किसी का बनाया हुआ छोटा सा वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें और डॉक्यूमेंट्री में क्या फर्क है? कई बार मैं ये भी सवाल लोगों से पूछता हूँ कि क्या बात है कि टीवी पर वो फुटेज दिखाने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वो आधे घंटे की फिल्म बन जाती है, 1 घंटे की फिल्म बन जाती है 1 डेढ़ साल बाद, तब उसके ऊपर सेंसरशिप आप लागू करना चाहते हैं। तो उसमें जो खतरा है वो कहाँ से आता है? और उसी खतरे की हमें तलाश है कि जो राजनीतिक सिनेमा है वो सिर्फ आपको, आपके लिए वृत्त चित्र नहीं है, वो सिर्फ खड़े होकर नहीं दिखा रहा है कि क्या हुआ। वो जिसे हम सही माने में अगर हम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री को समझें तो वो है कि आपके सामने वो वही चीजों को ऐसे पेश कर रहा है कि आपकी सोच, आपको वो सोचने पे मजबूर कर रहा है और आपकी सोच में कुछ उथल पुथल पहुंचा रहा है। तो ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री का असली मायने तो यही है। एक हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सवाल शिलोंग से तरुण भाटिया ने भेजा है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो हैं अक्सर वो जो सबाल्टर्न रेजिस्टेंस या सबाल्टर्न वॉइसेस हैं उन्हीं पर क्यों फोकस करते हैं, और जो 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 हमारा जो ऊपर का पावर का जो क्लास है उसके ऊपर क्यों नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही है। जिस तरह कई दलित एक्टिविस्ट ने कहा है कि हम थक गए हैं दलितों को स्टडी करने वालों से, अब मौका ये भी है कि जो अपर कास्ट हैं उनको स्टडी करिए आप। दलितों पे क्या बीत रही है वो हम समझ गए हैं, तो अब आप अपर कास्ट के बिहेवियर को स्टडी करें। तो ये जो सवाल है ये लगभग उसी तरह का है कि हम सिर्फ अम, अ, हम क्यों सिर्फ बस्तर के आदिवासियों की पीड़ा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्यों नहीं वो फिल्में बन रही हैं जो कि वहाँ पे जो माइनिंग के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर क्यों नहीं फोकस करें। तो ये तो एक बहुत अहम सवाल है, और शायद ये एक कमी है हमारी प्रैक्टिस में कि एक तरीके से तो मैं समझ भी सकता हूँ और खुद भी इसका शिकार हूँ कि हमारे यहाँ हमारे आसपास अम, लोगों की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि आपको लगता है कि आपका काम जो है वो उसी को बाहर निकालने का है। और ये भी है कि लोगों में सिर्फ पीड़ा नहीं है, लोगों में समझ भी है, एक तरीके से बहुत अच्छी समझ भी है। लेकिन ये सवाल हमारे सामने एक चुनौती है कि शायद वो टाइम आ गया है कि हम अब अ, अ, अपने अपने वर्ग पर और जो सत्ता वाला सत्ताधारी वर्ग है उस पर भी अपने कैमरा का जो फोकस है वो शिफ्ट करें और अ, उन पे भी फिल्में बनाई जाए। मुझे लगता है हमारा 1 घंटे का समय तो हो गया है, लेकिन अगर कुछ एक आधा और सवाल होंगे तो ज़रूर ले सकते हैं। अ,
जी, एक सवाल है लेकिन मिस हो गया शायद। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। तो ये जवाहरी अमल परख साहब का है। मुझे ऐसा लगता है कि दस्तावेजी सिनेमा की पहुंच अब भी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग तक सीमित है, या आपका उससे अलग अनुभव है? दस्तावेजी सिनेमा बनाते हुए आपके सामने किस तरह का दर्शक होता है? नहीं, जिस तरह परख जी, जिस तरह मैं बता रहा था, मुझे लगता है कि ये खासियत, ये जो पिछला दशक था, 2003-4 के बाद का, शायद उसमें ये कहना कि ये सिर्फ शहरी दस्तावेज मध्यवर्गीय वर्ग तक सीमित है, ये सही नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे फिल्म एक्टिविस्ट हैं, वो ये फिल्में बहुत दूर दूर तक ले चुके हैं। ये ज़रूर है कि हाँ, हर गांव के लेवल पर तो शायद स्क्रीनिंग नहीं हुई होंगी, लेकिन छोटे शहरों में जहाँ भी कोई ले जा सका है फिल्म, वहाँ पे फिल्में गई हुई हैं। कई प्रयास हुए हैं जहाँ पे लोगों ने एक छोटा प्रोजेक्टर और डीवीडी प्लेयर या कंप्यूटर लेकर, अम, मतलब मोहल्ले तक लेवल पर ले जाकर, मैं खुद जानता हूँ कि मेरी जो कश्मीर की फिल्म है, वो कई लोगों ने कश्मीर में बिल्कुल मोहल्ले में 20-20, 25-25 लोगों को बिठाकर फिल्म दिखाई है। तो ये तो अब, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ने बहुत अंतर ला दिया है। आपको एक चिप पर भी फिल्म मिल सकती है और मिल भी रही है, और आप उसको देख भी रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि जो ये नई टेक्नोलॉजी जो बहुत आसान बना रही है फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसको बहुत ज़्यादा एक एटोमिस्टिक भी बना रही है, इंडिविजुअल के लेवल पर। पर ही हम देख रहे हैं, लोग फिल्म को मिलती है, वो फ़ोन पे देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस फिल्म व्यूइंग को जो है फिर से एक सोशल, एक सामाजिक अ, दायरे में वापस लाएं। और ये देखिए, ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि आपको दिल्ली में अ, अ, कोई किसी भी तरह की मीटिंग करने के लिए या कोई किसी भी तरह की फिल्म स्क्रीनिंग के लिए परमिशन नहीं मिलती है। क्योंकि लोग समझते भी हैं, जो सत्ताधारी हैं वो समझते हैं कि इसमें क्या खतरा है। एक ज़माना था 15-20 साल पहले, जब हम दिल्ली में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई फिल्मकार पहुंचते थे, तो बहुत आसान था हमारे लिए यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग कराना, चाहे वो जेएनयू था या जामिया था या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में। लेकिन पिछले 4-5 साल से तो ये लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर आपको फिल्म दिखानी है, इतना मुश्किल कर दिया है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने। तो ये क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि वो फिल्म को देखने से लोगों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो फिल्म को इकट्ठे होकर सामूहिक तरीके से जो बैठकर देखने की जो प्रथा है, उसमें राजनीति है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें पॉलिटिक्स पनप भी सकता है। तो इसीलिए वो डरते हैं। तो बात तो ये वही है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर कोई सवाल हो। नहीं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप
तो मैं फिर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज जुड़े। और ये तो एक अजीब सी परिस्थिति है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात कर रहे हैं और सिर्फ मेरा मुंह है आपके सामने। उम्मीद है कि आप में से जो दस्तावेजी फिल्म के साथ नहीं जुड़े हैं वो शायद इन्हीं फिल्मों के जिनके नाम आज लिए गए हैं उनमें से कुछ को देखना कभी पसंद करेंगे। तो एक अखीरला सवाल है जो मैं लेकर ही जाना चाहूँगा। शिल्पी गुलाटी पूछती हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी फ़िल्म के आर्गुमेंट से का के विरोध में रहे हैं? अ, ये अजीब सी बात है, लेकिन इसका जवाब मैं इतना ही दूंगा कि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री का जो फॉर्म है उसको आपको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप बेशक उससे पूरी तरह सहमत नहीं रहें, तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो इसको खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के समझने में कोई प्रॉब्लम हो या कोई करेक्शन हो। तो मैं इसी नोट पर बंद करूंगा अपनी बात, ये कह के कि आप भी आज मैंने जो कहा उससे शायद पूरी तरह सहमत हो ना हो, लेकिन एक संवाद जो है उसके लिए हमने आज थोड़ी सी जगह बनाई। और एक ऐसे माहौल में जहाँ के सबसे खतरनाक और सबसे खतरा जो है वो संवाद के ऊपर है इस देश में, मुद्दा कोई भी हो, तो ऐसे टाइम में शायद समकालीन जनमत से जो जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो इस संवाद को किस तरह हम लोग जीवित रखें, इस पे फोकस देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिंदाबाद।